नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि चींटी के बल्ले बल्ले करने से शार्क टिश्यू पेपर से टेबल पर पोंछा नहीं लगाता। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। अरे आजकल कोरिया के मीडिया में, कोरिया के न्यूज चैनल पर, इवन कोरिया के हुकूमत के स्तर पर भी जो हमारे देश का सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा देश के हर कोने कोने में, हर मीडिया में उभर कर आ रहा है, वो ये है कि जिनके पास घर थे, यानी जिनके पास घर पहले से मौजूद है, उनका घर आजकल छीना जा रहा है और फिर उनके घरों को नीलामी में पेश किया जा रहा है। तो आखिरकार आजकल कोरिया में आम लोगों के गृह स्वामियों के घर को उनसे छीना क्यों जा रहा है और फिर उनको नीलामी में पेश करने की नौबत कहां से आ गई और फिर उसका कारण क्या है, फिर उसका नतीजा क्या होगा, इसके ऊपर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आओ यार, शुरू करते बिना किसी हिरण के। देखो, शायद आप लोग इंडिया में रहते हो तो ये शब्द आप लोगों के लिए काफी अनजान और अजीब लग सकता है कि किसी के घर को छीनकर आखिर नीलामी में पेश करना, इसका मतलब क्या होता है। ये बात हमारे देश दक्षिण कोरिया में काफी कॉमन और आम तौर पर होती है, लेकिन ये केस हर बार लागू नहीं होती। ये केस यानी किसी के घर को छीनकर उसके घर को नीलामी में पेश करना तभी होता है कि एक घर मालिक ने घर को लेने के लिए, जब उनके पास घर के पूरी रकम के लिए 100% राशि नहीं थी, तो फिर उन्होंने बैंक या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, या फिर हमारी सरकार भी कई तरह के लोन प्रदान करती है घर लेने वालों के लिए, और फिर इस तरह के इंस्टीट्यूट से जब कर्ज लेने के बाद उन्होंने घर खरीदा, और फिर जाहिर सी बात है कि कर्ज लेने के बाद उसको कर्ज के जो मूल राशि और फिर उस कर्ज पे लगने वाले ब्याज सहित हर महीने अपने पैसे को उस इंस्टीट्यूट को चुकाना पड़ता है जहां से उन्होंने कर्ज लिया है। लेकिन हमारे देश के कानून और फिर सिस्टम के अनुसार अगर कोई कर्जदार अपने कर्ज को ब्याज सहित 3 महीनों से ज्यादा समय के लिए चुकाने में असमर्थ रहता है, तो जिस बैंक ने या फिर जिस इंस्टीट्यूट ने उसको लोन दिया है, उसके पास कानूनी तौर पर यह अधिकार आ जाता है कि उस गृह स्वामी के पास उसके नाम पर जितने भी संपत्ति मौजूद है, उस संपत्ति को नीलामी में बेचकर जो पैसे उन्होंने उस बंदे को लोन में दिए हैं, उसको वापस हासिल करने का अधिकार उस इंस्टीट्यूट या फिर उस बैंक के पास आ जाता है। तो आज हमारे देश के मीडिया में प्रकाशित एक खबरों के अनुसार हमारे देश में नीलामी में पेश किए गए घरों की संख्या अभी तक संचयी संख्या 1,30,000 तक पहुंच गई है, जो कि हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है। और फिर ये रिकॉर्ड ये कहलाता है कि अभी हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कि जिनके पास अपनी 100% रकम न होने के कारण या तो उन्होंने बैंक से लोन लेकर घर खरीदा या फिर किसी प्राइवेट लोन इंस्टीट्यूट से लेकर घर खरीदा, और फिर हमारी सरकार द्वारा जो लोन प्रदान किया जाता है वहां से लोन प्राप्त करके उन्होंने घर खरीदा। लेकिन किसी ना किसी हमारे जैसे ब्याज दरों में वृद्धि या फिर उनकी नौकरी चले जाना, और फिर हमारे देश में हाल ही में जो मार्शल लॉ लागू हुआ था, उस मार्शल लॉ के कारण हमारे अर्थव्यवस्था को लगे झटके की वजह से जो लोग 3 महीने से अधिक समय के लिए अपने लोन के पैसे और ब्याज को चुकाने में असमर्थ रहे, उनके घरों को छीनकर अब नीलामी में पेश किया जा रहा है। और यहां तक सुनने के बाद शायद आप लोगों के मन में यह प्रश्न भी जरूर उठ रहा होगा कि अगर किसी के घर को नीलामी में पेश किया गया तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। देखो, उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि नीलामी में उस घर की कीमत को चुकाने की क्षमता रखने वाला हर कोई कोरिया का नागरिक उस नीलामी में पेश किए गए घर को खरीदने के लिए बोली लगा सकता है। और फिर जहां तक मैंने न्यूज में देखा है, जैसे इंडिया में सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे कार्यक्रम में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर मौखिक तौर पर बोली लगाते हैं कि मैं 1 लाख दे दूंगा, और फिर कोई 2 लाख दे देगा, नहीं मैं तो 3.5 लाख दूंगा। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको सबसे पहले अदालत जाना पड़ता है, और फिर अदालत आपको एक दस्तावेज देता है, और फिर उस दस्तावेज के ऊपर आप जिस कीमत पर इस घर को खरीदना चाहते हो, यानी जो कीमत आप इस घर के लिए प्रदान कर सकते हो, वो लिखित रूप में लिखना होता है। और यह सारी प्रक्रिया गुप्त रूप से होती है ताकि दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे ने जो दाम उन्होंने कागज पे लिखा है वो पता ना चल सके। तो इस तरह लिखने की प्रतिक्रिया खत्म होने के बाद जब ये सारे दस्तावेज अदालत में जमा हो जाते हैं, वो उसकी समीक्षा के बाद अदालत के वेबसाइट पर कुछ दिन बाद इसकी घोषणा आती है कि इस घर को एक ब्ला ब्ला नाम के व्यक्ति के नाम पर इस दाम पर नीलामी में पेश किया गया है, यानी नीलामी समाप्त हो गई। और उसके बाद जिस बंदे को अपनी लिखी हुई कीमत पे वो घर नीलामी में मिल गया, उसके पास उस घर को खाली करने का अधिकार आ जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि घर के स्वामी को
तब तक घर पे रहने का अधिकार दिया जाता है जब तक वो दूसरे घर का स्वामी, जिसने नीलामी में ज्यादा पैसे देकर या फिर उससे भी कम पैसे देकर घर को उसके स्वामी से खरीद लिया है, जब तक वो कोई कानूनी कार्रवाई यानी अदालत से लोगों को बुलाकर उसके घर को जबरदस्ती तोड़वा के घर के अंदर मौजूद सामान को जबरदस्ती निकलवाने का तरीका जब तक वो नहीं अपनाता, तब तक घर के स्वामी घर के अंदर रह सकता है। और फिर उसके बाद घर के पुराने स्वामी और घर के नए स्वामी के बीच में तनातनी, संघर्ष, लड़ाई, मौखिक बातचीत, बहस, ये तमाम प्रकार की चीजें शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बनकर भी उभरा था कि कुछ साल पहले उड़ीसा नाम के एक शहर में एक घर के मालिक ने अपने पैसे को गलत जगह इस्तेमाल करने से अपने घर को नीलामी में पेश करने पर मजबूर हो गया। और फिर उसके बाद एक 20 साल के जवान लड़के ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद लिया। और फिर उस 20 साल के लड़के ने जब उस घर को खाली करवाने के लिए उसके दरवाजे पर बहुत लंबा चौड़ा दस्तावेज लिखा कि यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, अगर तुमने इस तारीख तक घर को खाली नहीं किया तो मुझे कानूनी तरीका अपनाना पड़ेगा। तो घर के पुराने स्वामी ने इस बात को देखकर वो अपने ऊपर आ रहे गुस्सा और अपने को लगने वाली शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फिर उस पुराने घर के स्वामी ने अपने उस घर को पूरे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसमें मौजूद 4 परिवारों के मेंबर की मौत हो गई। यह हमारे देश के दिल को दहलाने वाली एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उसका कुछ उज्जवल भविष्य तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और फिर बहुत सारे लोग अपने कर्ज को, ब्याज को चुकाने में असमर्थ हो गए हैं, जिनका मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों से उनका घर, एक्चुअली उनका भी घर नहीं था, बैंक का घर था जिसका आधा हिस्सा। और कई लोग तो इतने पागल होते हैं कि घर के कीमत के 70%, 80%, इवन मैंने यहां तक भी देखा है कि 90% बैंक से या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लोन लेकर घर खरीदते हैं, यह सोचकर कि जब घर का दाम बढ़ेगा तो ज्यादा ब्याज लेकर वो लोग घर बेचेंगे जिससे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जैसे कोरिया के पिछले कुछ सालों से इकोनॉमी कुछ ज्यादा अच्छी दिशा में तो प्रगति करती नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब यह है कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं रहे। और लोगों के पास पैसे ना रहने का मतलब यह है कि घर को वहन करने के लिए ज्यादा लोगों की क्षमता, ज्यादा लोगों के औकात नहीं बचेगी। और जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास घर लेने की क्षमता नहीं बचेगी तो घर की कीमत की बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। और इसी कारण अभी इस साल कोरिया के, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, कि नीलामी में पेश किए गए घर की संख्या अभी तक हमारे देश के इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पर इसलिए पहुंच गई है क्योंकि घर का दाम तो कुछ लोगों ने बढ़ाकर रख दिया, लेकिन घर का दाम बढ़ाने से उनको फायदा तब मिलता है जब उस बढ़ी हुई कीमत पर कोई किराएदार या फिर वो उसको खरीदने वाला कोई बंदा मिल जाए। लेकिन अभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं बचे कि उससे इतने ज्यादा बढ़ी हुई कीमत पर घर को खरीदने के लिए, उस कीमत को वहन करने के लिए जिसके पास क्षमता हो, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत कम बची है, जिसकी वजह से उनका घर ना तो बिक रहा है, ना उनको कोई किराएदार मिल रहा है। और कई लोगों की कंपनियां भी बंद हो गई, कई लोगों की नौकरियां भी चली जा रही है। इवन यहां तक यह बात सामने आई कि हमारे देश के जो 5 टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी इस महीने के अंदर लोगों की संख्या में, अपने कर्मचारियों की संख्या में छींटाई करने की खबरें आ रही है। इसका मतलब और लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, और नौकरियां खतरे में हैं इसका मतलब यह है कि जिन्होंने कर्ज लेकर घर खरीदा, उनके पास अब कर्ज को चुकाने की, ब्याज को चुकाने की क्षमता नहीं बचेगी। और अगर वो लोग 3 महीने तक अपने ब्याज को, अपने मूल राशि को चुकाने में असमर्थ रहे, तो उनके घर को छीनकर नीलामी में पेश किए जाने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, जो कि आजकल हमारे देश में खुलेआम हो रही है। हाँ, तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश की एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को, सबक सबको। जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।